आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल और मेरे साथ आरजे रश्मि। बिल्कुल, हम दोनों आपके साथ हैं। पर हमारे जो गेस्ट हैं रश्मि, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करा दें हमारे श्रोताओं से कि आज हमारा विषय होगा आर्थराइटिस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। और हमारे साथ इस जो आर्थराइटिस की जो हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट नेम इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस एज वेल एज रूमेटोलॉजी हेड हमारे साथ हैं एम्स की प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर उमा कुमार, हु इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी इन एम्स न्यू दिल्ली। शी इज विद अस इन स्टूडियोज। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में। थैंक यू सो मच। और हम आज यही विषय ले रहे हैं, अपने श्रोताओं को बता दें, आर्थराइटिस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। इसको हम गठिया भी कहते हैं। गठिया के क्या लक्षण होते हैं और इसका बचाव और उपचार कैसे किया जा सकता है, ये 1 घंटे में हम डिस्कस करेंगे। मैडम से बातचीत करेंगे, बहुत सारी जानकारी लेंगे। पर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं रश्मि, आप बताइए। जी हाँ, शामिल होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868107070, यानी कि 9868107070। यदि आर्थराइटिस यानी कि गठिया से जुड़ा कोई भी सवाल, कोई क्वेरी आपकी है तो आप व्हाट्सएप पर सीधे हमें मैसेज कर सकते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले डॉक्टर साहब यही जानना चाहेंगे, आर्थराइटिस या गठिया होता क्या है? अगर हम इसे साधारण भाषा में समझें तो गठिया यानी कि आर्थराइटिस एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का, जिसमें करीब करीब 200 बीमारियां हो सकती हैं। और गठिया जैसे कहते हैं गांठ यानी कि जॉइंट, उसमें सूजन आ जाती है, कामकाज करने में दर्द होता है, जोड़ के अराउंड लालिमा हो जाती है। सुबह जब मरीज सो के उठता है तो जकड़न रह सकती है, जो कि आधे घंटे से ज्यादा तक परसिस्ट करती है। क्योंकि अमूमन जो दूसरे प्रकार के गठिया होते हैं जिन्हें हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं, यानी कि उम्र का गठिया, उसमें जो दर्द है वो कुछ काम करने के बाद होता है। लेकिन जो सीरियस प्रकार का गठिया होता है यानी कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसका क्लासिकल एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें रेस्ट करने के बाद प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है और जैसे थोड़ा थोड़ा कामकाज करना शुरू करते हैं तो आराम मिलने लगता है। और इसके अलावा गठिया के और भी लक्षण हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक लक्षण मात्र है, तो जो बीमारी होगी उस बीमारी के लक्षण होंगे। और ज्यादातर जो गठिया की बीमारियां हैं वो मल्टी सिस्टम होती हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे रिलेटेड लक्षण हो सकते हैं। अगर कुछ लक्षण मैं बताना चाहूं तो हो सकता है कि बहुत दिनों तक लो ग्रेड मॉडरेट ग्रेड फीवर मरीज में बना रहे, बहुत ज्यादा थकान होती हो जिसकी वजह पता ना चले, मुंह में छाले आ जाना बार बार, लार सूख जाना, मुंह की आंखों में आंसू बनना कम हो जाना यानी कि ड्राइनेस ऑफ आईज एंड माउथ, हाथों में जो उंगलियां हैं, बहुत सर्दियां जब होती हैं तो उनका रंग बदलना, सफेद लाल नीला, जिसको हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना कह देते हैं। इसके अलावा भूलने की बीमारी होना, दौरे आना, लेडी में रिकरेंट अबॉर्शन होना भी एक प्रकार की गठिया का लक्षण हो सकता है। जी, तो बहुत सारे आपने सिम्टम्स मैडम बता दिए। हम चाहेंगे कि थोड़ा डिटेल में, हमारे पास समय है, हमारे श्रोता भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो हम धीरे धीरे क्लैरिटी के साथ उनको बताना शुरू करेंगे कि आर्थराइटिस कैसे पहचानें और कैसे फिर उपचार करें। श्रोताओं से हमारी गुजारिश कि आप हमें मैसेज भेजें और इस विषय पर जानकारी प्राप्त करें। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं और नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, हम जैसे कि आपने अभी लक्षण के बारे में बताया कि किस तरह से आर्थराइटिस के लक्षण होते हैं, तो किस तरह से जो नॉर्मल एक इंसान है, आम आदमी है, वो किस तरह से पहचान सकता है कि उसे ये परेशानी है और ये आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता, लेकिन हाँ, जोड़ का दर्द हो और कुछ दिनों तक वो बना रहता हो। मैं कहना चाहूंगी 2 हफ्ते तक अप्रोक्सीमेटली परसिस्ट कर रहा है पेन, जोड़ में सूजन आ रही है, लालिमा हो गई है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है, तो वो किसी भी जोड़ में हो सकती है और बहुत सारे जोड़ों में एक साथ हो सकती है। तो ये तो अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। और इसके साथ साथ अगर जॉइंट में पेन है और वो जो लक्षण जो मैंने अभी बताए वो भी आ रहे हैं तो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक मैसेज आया है, लिखने वाले हैं सागर विजयपुरा कर्नाटका से। इन्होंने बोला है कि मेरी उम्र 24 साल है और ये जानना चाहते हैं कि कौन सी प्रिकॉशंस और केयर करनी चाहिए कि आर्थराइटिस से हम दूर रह सकें।
और साथ साथ क्या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है कि जिससे आर्थराइटिस से बचा जा सके? देखिए, आर्थराइटिस जैसे मैंने कहा बहुत सारे प्रकार की बीमारियों में मिलती है और ब्रॉडली हम इसको दो में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसका क्लासिकल एग्जाम्पल होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, यानी कि विभिन्न ऑटो इम्यून इलनेसेस, इन्फेक्शंस भी इसके इटियोलॉजी में आते हैं। एक होती है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, जिसका क्लासिकल एग्जाम्पल है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एज का गठिया भी कहा जाता था एक समय पर। लेकिन आजकल जो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है वो यंग लोगों में भी देखने को मिल रही है और उसका बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है कि हमारी रोज की दिनचर्या और जीवन शैली। अगर हम बात करें आर्थराइटिस से बचने की, तो कुछ हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, तो हम अपने जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन और जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली बाय 40% अप्रॉक्सीमेटली। 60% जो है वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और रिस्क फैक्टर्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और उसमें जो है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, एयर पोल्यूशन और बार बार इन्फेक्शन हो जाना, रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ एनी काइंड, पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शंस। और आपने देखा भी होगा कि आजकल वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा लोगों को जल्दी जल्दी भी हो रहे हैं। बहुत ज्यादा पेट खराब रहना, लूज मोशंस बार बार हो जाना, वो भी प्रीडिस्पोज करता है आर्थराइटिस के लिए। कुछ दवाएं होती हैं जो प्रीडिस्पोज कर देती हैं। कुछ कहा जाता है कि जो फूड में जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और इस तरह की चीजें होती हैं, उनसे भी रिस्क बढ़ जाता है गठिया होने का। मोटापा, वो भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तो ये सारे प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली है, हम जो काम करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारे जॉइंट्स में वेयर एंड टेयर होती है। और लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा नहीं होती और जॉइंट को आराम मिल जाता है तो वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर हम गलत पोस्चर में बहुत देर तक मोबाइल यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर जॉइंट को हम यूज कर रहे हैं, नेक को झुका के काम कर रहे हैं, तो जो वेयर एंड टेयर है वो ज्यादा होती है, यानी कि जॉइंट ज्यादा घिसता है, उनमें ग्रीस जो है वो बहुत कम होता जाता है, और जो डैमेज है वो क्यूमुलेटिव डैमेज हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और फिर वो रिपेयर प्रोसेस भी उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाती। तो इस शुरुआत होती है डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज की, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की, यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, और जो घुटनों में तकलीफ, फूलों में तकलीफ, इन सब परेशानियों की शुरुआत हो जाती है। डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने बताया कि ये क्यों हो जाता है आर्थराइटिस, और अभी कम उम्र में भी आपने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जा रहा है। लेकिन इसके कुछ प्रकार के बारे में आप थोड़ी देर पहले बता रही थी, तो क्या क्या प्रकार होते हैं आर्थराइटिस के? देखिए, प्रकार में जैसे हमने कहा कि 200 के करीब कंडीशंस होती हैं जिसमें जॉइंट में दर्द की समस्या हो सकती है, और ब्रॉडली दो में क्लासिफाई करते हैं, जो मैंने इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी बोली। यानी जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उसके लिए बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर वो नहीं दिया जाता तो एक तो जोड़ तो खराब होते ही होते हैं, इसके साथ साथ जो शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन पे भी असर आता है। और जैसे कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया, किसी को लंग्स की बीमारी हो गई, आंतों की बीमारी हो गई, ब्रेन की बीमारी हो गई, नसों की बीमारी हो गई, और इसके साथ साथ जो दूसरे कोमॉर्बिडिटीज कह देते हैं हम, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज, लकवा, अर्ली एज में हार्ट की परेशानी हो जाना, तो इस तरह की समस्याएं भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के साथ हो जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो दूसरी वाली एज रिलेटेड गठिया, यानी कि वेयर एंड टेयर की वजह से होने वाला गठिया, उसमें भी क्या होता है कि दर्द होता है तो मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है तो अगेन ये सारे कोमॉर्बिडिटीज होने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो प्रकार में नॉन इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो गई। और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो वैस्कुलाइटिस बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। ऑटो इम्यून इलनेसेस लाइक ल्यूपस की बीमारी, स्क्लेरोडर्मा की बीमारी, शोग्रेन सिंड्रोम, और कभी कभी जो यंग बॉयज होते हैं उनमें बैक पेन हो जाता है, जब वो सुबह ज्यादा होता है या रात को सोने के बाद करवट बदलने में ज्यादा स्टिफनेस होती है, जकड़न हो जाती है, उसे हम स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस कह देते हैं। तो अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो बाद में जाके वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकती है। जी जी डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया कि आर्थराइटिस के कारण कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं। क्या रिवर्स भी होता है कि किसी को कोमॉर्बिडिटीज ऑलरेडी हैं, उसके कारण आर्थराइटिस हो जाए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कई बार ऐसा होता है कि मरीज को डायबिटीज होती है या फिर मरीज को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और उन मरीजों को जोड़ों में समस्याएं हो जाती हैं। और वो अगर किसी को इसकी जानकारी नहीं है तो
उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो डायबिटीज में बहुत प्रकार के गठिया हो जाते हैं। हाइपरटेंशन में तो मैं नहीं कहूंगी कि हाइपरटेंशन की वजह से गठिया होता है, लेकिन अगर किसी में मोटापा है, मोटापे में एक रिस्क फैक्टर माना जा रहा है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का, जैसा कि मैंने अभी कहा, और इवन डीजेनरेटिव आर्थराइटिस का भी। तो कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें कोमॉर्बिडिटीज हो तो उनमें आर्थराइटिस के लक्षण तो आ जाते ये हैं। आपस में रिलेटेड हैं। एब्सोल्युटली जी। तो बातचीत हो रही है आर्थराइटिस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट के बारे में। डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली, हमारे साथ स्टूडियो में है। आप अपने प्रश्न भेजिए 9868107070 पर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और एक बार फिर से रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी, एम्स से, और आज का हमारा विषय है आर्थराइटिस। और हमारे पास एक बार फिर से बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। तो सबसे पहले जो पूछ रहे हैं वो है अनमोल गुप्ता, सरिता बिहार से। उनका कहना है कि मेरी वाइफ को कमर और पैरों में दर्द रहता है, सुबह ज्यादा दर्द होता है, और इनकी उम्र है 28 साल और इनका बच्चा दूध पीता है। जी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे लोगों को समझ में भी आएगी ये बात, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान, यानी जब बच्चा दूध पीता हो, उस समय कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो कि थोड़ी ज्यादा डोजेस में दिया जाता है एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले। तो उस समय बहुत जरूरी हो जाता है कि कैल्शियम और विटामिन डी सफिशिएंट मात्रा में ली जाए, क्योंकि बच्चे के लिए भी वो जरूरी है, मदर के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो भी कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, थकान होना और भी बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे लेडीज सबको कहना चाहूंगी मैं कि मिल्क प्रोडक्ट्स अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, पर्टिकुलरली इस दौरान, गर्भावस्था के दौरान और जब बच्चा दूध पीता, पोस्ट डिलीवरी। एक और सवाल है, लिखने वाले हैं संदीप कुमार हरियाणा से, चरखी दादरी से। मेरी वाइफ है जिनके टखने में दर्द रहता है और सूजन भी है, क्या ये भी आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है? उन्होंने अपनी एज लिखी है? इन्होंने एज नहीं बताई है। जी, देखिए अगर दर्द होता है और सूजन है तो बिल्कुल ये गठिया हो सकती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पैटर्न ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि कुछ कंडीशन सोचते हैं कि इस मरीज में ये बीमारी हो सकती है। अगर किसी में एंकल्स में यानी कि एड़ी में या दर्द हो रहा है तो कुछ कंडीशंस होती है जिसमें कि ये मिल जाता है, जैसे स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस या फिर सार्कोइड की बीमारी होती है। कभी कभी टीबी में भी एंकल की आर्थराइटिस मिल जाती है। अब इनको कमर में भी दर्द है और एंकल में आर्थराइटिस है तो इनको जरूर डॉक्टर की कंसल्ट करनी चाहिए। जी, मेरे बेटे को 6-7 साल से कभी कभी सुबह उठने पर पीठ में और पसलियों में बहुत तेज दर्द होता है, जो अक्सर सॉफ्ट गद्दे पर सोने से ज्यादा होता है, और वो इतना तेज होता है कि खांसने और चीखने में भी प्रॉब्लम होती है। और इनके जो टेस्ट कराए हैं इन्होंने, वो उसमें सीआरपी और यूरिक एसिड सब नॉर्मल है। उम्र बताई है इन्होंने 34 साल। तो ये भी यही पूछना चाहते हैं क्या ये गठिया है या कुछ और बात है? देखिए 34 साल के बच्चे में, मेल में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनको कमर में दर्द होगा और उनके जोड़ों में दर्द होगा, लेकिन अगर इनको ये तकलीफ हो रही है, वो भी रेस्ट के बाद ज्यादा होती है और अगर चलते फिरते हैं तो वो कम हो जाती है, तो एक प्रकार का गठिया हो सकता है जिसे हम स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस कहते हैं। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उसमें हर मरीज में हमें जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जैसे कि ESR या CRP बढ़े हुए नहीं मिलते। यूरिक एसिड की जो इन्होंने बात की, तो यूरिक एसिड बढ़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो गठिया यूरिक एसिड की बढ़े होने की वजह से हो रहा है। एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसे हम गाउटी आर्थराइटिस कह देते हैं, जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ा होता है और एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है आर्थराइटिस का, तभी हम कहते हैं कि ये गाउटी आर्थराइटिस है। तो एक ये जो लोगों के मन में धारणा है कि जोड़ों में दर्द हो रहा है और किसी भी जोड़ में सूजन आई हुई है, थोड़ी सी यूरिक एसिड बढ़ी हुई मिल गई तो भाई यूरिक एसिड बढ़े होने की वजह से गठिया हो, ये धारणा ना बनाएं। एक और सवाल है, रंजन लाल पूछ रहे हैं, कह रहे मेरी उम्र है 50 साल और मेरे बाएं घुटने में काफी दर्द रहता है। एक्सरसाइज भी कराई लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि नॉर्मल है, फिर भी घुटने के अंदर लगातार दर्द बना रहता है और कोई आराम नहीं मिलता दवाई खाने के बावजूद भी। देखिए 50 साल इनकी उम्र है और घुटनों में तकलीफ है, तो सबसे पहली जो चीज दिमाग में आती है वो आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, यानी कि उम्र वाला गठिया या हम इसको डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज कह देते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में हम जो टेस्ट करते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो उसमें ये चेंजेस
पिकअप नहीं हो पाते हैं, जॉइंट बिल्कुल नॉर्मल लगता है। एमआरआई जो होता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि इनको एमआरआई जॉइंट का कराना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जॉइंट में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अगर इनके घुटने में तकलीफ हो रही है तो जरूरी ये है कि डॉक्टर के पास जाके उनको दिखाएं। कभी कभी हमारे बोन की जॉइंट की अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, या फिर जो फुटवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जूते चप्पल पहनते हैं, वो ठीक नहीं होते। इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट नहीं होता, यानी कि जो वजन है वो घुटना का जो जोड़ है उस पे बराबर से नहीं पड़ता किसी भी वजह से, चाहे वो टेढ़े होने की वजह से घुटने, या फिर ओवरवेट होने की वजह से, या फिर कुछ और जूते चप्पल ठीक नहीं होने की वजह से, तो भी ये दर्द की समस्या हो जाती है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि एक ओपिनियन डॉक्टर का जरूर ये लें। डॉक्टर साहब ने बोला जूते चप्पल अगर गड़बड़ होते हैं या आपके पैर का अलाइनमेंट सही से नहीं पड़ता तो भी इसके होने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्या कुछ और भी ऐसे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि जिसके कारण ये बढ़ सकता है, या लाइफस्टाइल चेंजेस करके या कुछ एक्सरसाइज करके हम इससे बच सकते हैं? इस तरह के कुछ चांसेस हैं? मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये कह सकती हूँ, जिस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आजकल आते हैं तो ये देखा है कि ज्यादातर लोगों में जो जोड़ों में दर्द की समस्या है, या फिर जिनको कमर में दर्द हो रहा है या गर्दन में दर्द हो रहा है, बाहर उनको बोल दिया गया कि उनको आर्थराइटिस है, लेकिन जब हमने देखा तो जो हिस्ट्री उनकी ली, पूछा, तो पता चला वो घंटों बिता रहे थे लैपटॉप पे काम करने में, या डेस्कटॉप पे काम करने पे, या मोबाइल पे देखने में, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो ज्यादातर जो काम है वो इन्हीं गैजेट्स पे होते हैं। तो जब उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, यानी कि जब उनके बैठने का तरीका, उनके कीबोर्ड पे काम करने का तरीका, या मोबाइल पे टेक्स्ट बहुत ज्यादा करते हैं, तो एक टर्म यूज करते हैं टेक नेक सिंड्रोम, जिसमें कि गर्दन जो है वो झुकी हुई है, तो वेट हमारे सर्वाइकल स्पाइन पे पड़ रहा है तो गर्दन में दर्द हो गया। या फिर मोबाइल जब बहुत हेवी होता है, जितने स्मार्टफोन्स हैं वो थोड़े हेवी होते हैं, स्क्रीन बड़ी होती है, तो उसको जब हम होल्ड करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं जो उसका वेट है वो हमारे लिटिल फिंगर्स पे पड़ता है, जो हमारी 5वीं उंगली है उस पे पड़ता है। तो उसमें हमने देखा डिफॉर्मिटी भी आ गई है कुछ लोगों में, क्योंकि कंसिस्टेंटली वो फिंगर जो है एक पोजीशन में रहती है, और उंगली पे इतना वेट पड़े तो परेशानी हो जाती है। उंगलियों में स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि पाम में वो फिट नहीं आते मोबाइल, उससे बाहर जाते हैं, तो उंगलियां जो है कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस के कंडीशन में होते हैं, क्योंकि मांसपेशियां हैं हमारे जॉइंट्स के आसपास, और उनपे कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर पड़ रहा है, तो वो स्ट्रेस में हो जाती है और फिर पेन होने लगता है। तो ये क्रॉनिक बन जाता है। कभी कभी हाथों में झंझनाहट वगैरह होनी शुरू हो जाती है, उंगलियों में झंझनाहट होती है, शुरू में वो कुछ देर तक होती है, ठीक हो जाती, बाद में ये कंसिस्टेंटली होती ही रहती है लोगों को। तो इस तरह की ये एक वजह देखी गई है। दूसरा, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने की वजह से, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, और वैसे भी कहते हैं 1 किलो वेट अगर बढ़ता है तो 3 किलो वेट अपने घुटनों पे ज्यादा पड़ता है। फिर स्मोकिंग आप देख रहे हैं, आजकल जो यंग बच्चे हैं, इवन टीन्स में भी नहीं पहुंचे तब तक वो उन्होंने ट्राई कर लिया होता है। जो एक डेटा अभी रिलीज हुआ था उसमें चीज देखने को आई, तो तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों में। हमारी एयर क्वालिटीज, हम स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन फिर भी जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें मिलकर एक इन सब समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। जी मैम, आप एम्स में बहुत सालों से कार्य कर रही हैं, और खासतौर पर र्यूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में तो आपका बहुत नाम है, आपने स्टैब्लिश किया है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और आप देखती हैं पेशेंट्स को। तो मैं एज ग्रुप की अगर बात करना चाहूँ, क्योंकि आपने पहले बोला, पहले जैसे हम सोचते थे तो एक बड़ी उम्र में ही गठिया होता है, इस तरह का एक हमारे दिमाग में इंप्रेशन था, लेकिन अब आपने फोन का जिक्र किया, स्क्रीन टाइम का जिक्र किया, तो क्या बच्चों में भी ये डेवलप हो जाता है? बच्चों में आजकल देखने को मिल रहा है, और पहले भी होता था। और मैं तो कहती हूँ नवजात शिशु से लेकर जो कितने भी बड़े उम्र वाले लोगों को गठिया हो सकता है। तो कुछ ऑटो इम्यून इलनेसेस होती हैं जो देखी जाती हैं इन बच्चों में, कुछ ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होते हैं, ये बहुत रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चों में देखे जाते हैं। तो अब अवेयरनेस बढ़ी है, यानी कि इनके बारे में जानकारी पब्लिक में बढ़ी है, इवन डॉक्टर्स के बीच में भी बढ़ी है, तो डायग्नोज ज्यादा से ज्यादा केसेस हो रहे हैं। तो बच्चों में ये समस्या है, और जैसा कि कहा कि गैजेट्स और स्क्रीन टाइम जब बढ़ा है तो वो भी इन सब समस्याओं को बढ़ा रहा है, बढ़ोतरी हुई है। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और लौटते हैं इस ब्रेक के बाद और बात करेंगे आर्थराइटिस पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली, और हमारा आज का विषय आर्थराइटिस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे सिम्टम्स हमें बता दिए, थोड़ा सा ट्रीटमेंट पे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आर्थराइटिस का डायग्नोसिस, निदान किया जाता है और फिर इसका उपचार कैसे किया जाता है, क्या पद्धति अपनाई जाती है? देखिए, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो रूमेटोलॉजी में जो हिस्ट्री है और पेशेंट की और क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मरीजों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपनी छोटी से छोटी समस्या भी डॉक्टर को बताएं, और डॉक्टर अगर स्पेसिफिक कोई चीज जानना चाहता है तो उसे बताएं और जानकारी दें। 95% ऑफ द टाइम इन दोनों चीजों से हमें एक ओपिनियन बनाने में मदद मिल जाती है। जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 5% से होती है, लेकिन वो 5% बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रही हूँ ये, क्योंकि कई बार जो पेशेंट हैं वो अपने आप टेस्ट करा के आ जाते हैं, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर, ANA, एंका, ये सब नाम भी उन्हें याद हो गए हैं, HLA-B27 करा लिया उन्होंने, और कहते हैं हमारा या यूरिक एसिड ये सब पॉजिटिव आ गया कोई, तो कहते हैं ये पॉजिटिव आया है, हमें दर्द है तो हमें ही गठिया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर, ANA या एंका, ये सब पॉजिटिव हो सकते हैं नॉर्मल पर्सन में भी, क्योंकि इसको हम सब क्लिनिकल ऑटो इम्यूनिटी कह देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको बीमारी है। हमने एक स्टडी की थी दिल्ली में कई सालों पहले, उसमें हमने पाया था 18% नॉर्मल लोगों को ये सब मार्कर्स पॉजिटिव थे। फिर एक चीज होती है HLA-B27, वो भी बहुत सारे लोग करा के आ जाते हैं। तो 5 से 6% लोगों को HLA-B27 नॉर्मली भी पॉजिटिव होता है। अच्छा। और जितने लोगों में ये पॉजिटिव होता है, जितनी पॉपुलेशन में, उसके सिर्फ 2% लोगों में बीमारी होती है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अपने आप ऐसे कोई टेस्ट ना कराएं, उससे सिर्फ आपकी स्ट्रेस बढ़ने वाली है, और स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होगी और आप गलत दवाएं भी लेना शुरू कर देंगे। कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे एक्सरेज, MRI, पेट स्कैन, ये भी बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में कराए जाते हैं, हर मरीज में नहीं कराए जाते। तो कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर के पास जाएं और तभी इन्वेस्टिगेशन जो सजेस्ट करे वो आप कराएं। अब हम बात करें इलाज की। आज के टाइम में गठिया पूरी तरह ट्रीटेबल कंडीशन है, और इसमें मैं सीरियस प्रकार वाला जो इन्फ्लेमेटरी गठिया यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, वैस्कुलाइटिस, इन सब की बात कर रही हूँ। तो वो दवाओं से पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस जो है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। एक तो ये जल्दी होना, और अगर हो गई है तो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको काफी हद तक काबू में किया जा सकता है। जितनी भी दवाएं होती हैं गठिया की, उनका असर आने में थोड़ा वक्त लगता है। तो अगर मरीज हर तीसरे दिन डॉक्टर के पास अगर पहुंच गया, मुझे तो कोई आराम नहीं हुआ, मुझे तो कोई आराम नहीं हुआ, तो वो भी गलत है। क्योंकि दर्द की जो गोली देते हैं, सिर्फ किसी को फीवर आया तो पैरासीटामोल ले लिया, टेम्परेचर डाउन हो गया, ऐसे ही किसी के जोड़ में दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा दे दी, दर्द कम हो गया, लेकिन वो मेन दवा नहीं है। तो गठिया के मरीजों को दर्द की दवाएं बहुत ज्यादा नहीं दी जाती हैं, उनमें बहुत स्पेसिफिक, जिसे हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स कह देते हैं, तो ये सब दवाइयां बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन में दी जाती हैं, और दवाइयां सेफ हैं अगर सही हाथों में, सही डोजेस में, सही ड्यूरेशन के लिए और सही मरीज में दी गई है। तो इसलिए बहुत चिंता ना करें। और स्टेरॉइड्स जो हैं वो हर गठिया का इलाज नहीं है। तो हर आजकल ट्रेंड ये है कि हम कम से कम मरीजों में, कम से कम डोजेस में स्टेरॉइड देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां पर ये लाइफ सेविंग दवा साबित होती है वहां पर ये मेगा डोजेस यानी कि ज्यादा डोजेस में भी दिए जाते हैं। लाइफस्टाइल चीज मॉडिफिकेशन साथ साथ चलता है, जैसे कि एक्सरसाइज है, वेट रिडक्शन है, इस तरह की जो खान पान है, इस तरह की चीजें साथ साथ चलती हैं दवाओं के साथ साथ। और मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगी, योग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, और इन मरीजों के लिए भी बहुत जरूरी है, जिससे कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि दवाओं के साथ साथ अगर ये वाली पद्धति भी प्रैक्टिस की जाए सही मायने में, तो दवाओं का असर बहुत अच्छी तरह आता है, मरीज की मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है और फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी बढ़ती है बॉडी। एब्सोल्युटली जी। तो आपने बताया मैडम कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक आपने शुरुआत में बात बोली थी कि हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास पेशेंट आता है तो ये हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या ये हेरिडिटरी होता है इसलिए? नहीं, हिस्ट्री का मतलब होता है, जैसे मैं शुरू से कह रही हूँ कि गठिया की बीमारी के बहुत लक्षण होते हैं, और दूसरा 200 प्रकार के कंडीशन है जिसमें जोड़ों में दर्द हो जाता है, और हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता। तो
तो ये कैसे पता चलेगा? जोड़ों में तो सब में दर्द हो रहा है, लेकिन वो किस वजह से हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ल्यूपस की बीमारी है तो हम पूछेंगे गठिया तो है ही, इसके साथ साथ उसको बुखार हो सकता है, उसके मुंह में बार बार छाले हो सकते हैं, धूप में जब मरीज जाता है तो चेहरे पे लाल लाल चकत्ते आ सकते हैं, बहुत थकान होती है, गुर्दे पे अगर असर आ गया है तो उसके शरीर पे सूजन आ सकती है, लंग्स पे असर आ गया है तो सांस फूल सकती है। तो ये सारी ये हिस्ट्री का पार्ट है। किसी को स्क्लेरोडर्मा की बीमारी अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो जोड़ों के साथ साथ उसको चमड़ी टाइट हो रही है, उसकी उंगलियों के रंग बदलना, जो मैंने कहा रेनॉल्ड्स फिनोमेना, वो सारी चीजें मिल रही हैं। किसी को शोगरेन सिंड्रोम, जैसे मैंने कहा, उसमें जोड़ों में भी दर्द है, प्लस आंखों में आंसू बनने कम हो गए हैं, ड्राइनेस ऑफ आईज है, ड्राइनेस ऑफ माउथ है, वैस्कुलाइटिस है तो और लक्षण आएंगे। तो ये सारे हिस्ट्री का पार्ट होते हैं। लेकिन उसमें हम ये भी पूछते हैं कि आपके परिवार में तो किसी को ऑटो इम्यून बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर परिवार में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ऑटो इम्यून बीमारी है तो एक सपोर्ट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सोराइसिस है किसी को फैमिली में और आर्थराइटिस हो गई दूसरे किसी को, तो चांसेस हैं कि हो सकता है कि इसको भी सोराइटिक निकले, वो बाद में डेवलप हो जाए। तो फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो गई, खान पान की हिस्ट्री लेते हैं, एडिक्शन की हिस्ट्री लेते हैं। तो कुल मिला के उसमें ये डॉक्टर का भी ये फर्ज है और करना भी चाहिए कि डिटेल्ड हिस्ट्री, ये नहीं कि खाली जोड़ों में तकलीफ है, हाँ ये चीज और ये दवा हो गई, ऐसा नहीं है। बीमारी के पता करने के लिए डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। फिर अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया। किसी को आर्थराइटिस है और जैसे मैंने लक्षण बताया कि ल्यूपस की जो बीमारी है तो हम ANA करने को बोलेंगे। अगर हमने रूमेटॉइड सोचा है तो रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-CCP करने को बोलेंगे। ऐसे कोई और बीमारी है तो दूसरे टेस्ट बोलेंगे। तो मतलब अगर आप सोचिए कि गठिया है और उसके मुताबिक आपने इन्वेस्टिगेशन सारे लिख दिए, मरीज के हजारों लाखों में रुपए खर्च हो जाएंगे और बहुत सारे टेस्ट पॉजिटिव आएंगे और कंफ्यूजन हो जाएगा पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। तो आपने बहुत स्पष्ट रूप में बताया कि अपने से आप ना तो टेस्ट कराइए ना कोई दवाई लीजिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है तो सीधे एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए और वो ही आपको बताएगा कि कौन से टेस्ट कराने हैं और टेस्ट की रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या दवाई लेनी है। हमारे बहुत सारे श्रोता रश्मि हमें मैसेज कर चुके होंगे, तो इनके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं जी। कर्नाटका से 51 वर्षीय ज्योति पूछ रही हैं कि मैं थायराइड से सफर कर रही हूं और इनकी फिंगर्स की जॉइंट में दर्द रहता है, तो क्या कोई चांस है कि इन्हें भी गठिया हो या आर्थराइटिस हो? साथ ही इन्होंने इस प्रोग्राम की बहुत तारीफ लिखी है और ये थैंक यू कह रही है माय रेनबो फैमिली को फॉर दिस अमेजिंग शो। थैंक यू फॉर लिसनिंग सो मच। यस जी, बिल्कुल हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको होता है उनमें मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना एक लक्षण भी होता है और जरूरी नहीं कि इनको गठिया हो। लेकिन अगर इनके जोड़ों में सूजन आ रही है, सुबह जकड़न होती है, कामकाज करने में, रूटीन वर्क में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी आर्थराइटिस हो जाती है, जिसे हम हाइपोथायरॉयड आर्थ्रोपैथी कह देते हैं। कई बार दर्द होती है तो उसकी वजह निकल आती है कि विटामिन D डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा था, या फिर कुछ और परेशानी हो। तो अगर ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम है इनकी कि हमेशा बनी हुई है और उसकी वजह से इनकी लाइफ अफेक्टेड हो रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उमेश कुमार, सतीश कुमार और आलोक सक्सेना ये पूछ रहे हैं, फॉलीट्रेक्स हैज साइड इफेक्ट्स? देखिए, मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगी कि जो बीमारियां हैं, अगर हम बीमारियों के साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचें, क्या हो सकते हैं? अगर किसी को आर्थराइटिस है, वो व्हील चेयर पे आ सकता है, वो बेड पे आ सकता है, वो अपना कोई काम कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी जिंदगी का एम क्या होता है? हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसे ही दवाइयां जो हैं वो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में मदद करती हैं। हाँ, ये बात सच है, हर दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं। कभी कभी सुनने में आया होगा कि किसी ने एक पैरासीटामोल की गोली ली और उसको रिएक्शन हो गया, जबकि पैरासीटामोल कितनी सेफ मेडिसिन है ना, सोच भी नहीं सकते कि उससे साइड इफेक्ट होंगे। लेकिन वो हर मरीज में नहीं होते और इसके लिए हम रेगुलर टाइम पे मरीज के कुछ टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि इससे पहले वो मैनिफेस्ट हो, हमें उनसे पता चल जाए कि इसको ये चीज हो रही है। किसी के लिवर एंजाइम्स अगर बढ़ गए हैं तो दवा को विथहोल्ड कर लेते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं और फिर टॉलरेट करता है मरीज, जरूरी नहीं दोबारा भी प्रॉब्लम हो गई। जी राइट। तो ये दिमाग में बिठा लेना कि गठिया की दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए हम दवा नहीं लेंगे, ये बिल्कुल गलत है।
50 साल की मेरी मदर हैं और उन्हें 15 साल से बॉडी में पेन रहता है, एक्यूट पेन रहता है। सीधी चलने में, घर के काम करने में बहुत ज़्यादा पेन करती हैं। लेकिन रांची में एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाया था, उन्होंने दवाई दी, लेकिन उसकी वजह से मेरी मदर को पेट में काफ़ी जलन होने लगी, दवाई छोड़ दी। अब भी काफ़ी पेन रहता है और पेन किलर टैबलेट लेती हैं या इंजेक्शन लेती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद क्रॉनिक टॉन्सिलिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, भूख नहीं लगती, कमजोरी भी रहती है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले कहा कि जोड़ों में दर्द की समस्याओं का इलाज पेन किलर्स नहीं होते हैं। मैं अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि वो पेन किलर्स नहीं है, प्लेन किलर्स है। किस वजह से दर्द हो रहा है ये जानना जरूरी है और उसको जानते हुए इलाज करना जरूरी है। मैं तो सिर्फ इनको यही कह सकती हूँ कि अगर ये टाइम निकाल सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं, तो ये एम्स में आके रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं। और बाकी क्यों दर्द हो रहा है ये डॉक्टर को दिखाने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारी वजह होती हैं शरीर में और मांसपेशियों में दर्द होने की। एक और सवाल है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। जी, नाम लिखा है इन्होंने राम प्रकाश। कह रहे हैं मेरी उम्र 83 इयर्स है, मेरे घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, वैसे कोई दर्द नहीं होता लेकिन चलते समय परेशानी होती है, ज्यादा देर नहीं चल सकते, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, इनकी उम्र 83 इयर्स है, फिर भी ये चलते फिरते हैं और घुटने में दर्द इनको चलते फिरते के दौरान हो जाता है। तो ये लगता है कि ये बहुत ध्यान रखते होंगे अपना, एक्टिव होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इनको घुटनों की कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। आलती पालती मार के अगर बैठते हैं तो बिल्कुल ना बैठें, उकड़ू बैठना अवॉइड करें, सीढ़ियां चढ़ना उतरना अवॉइड करें, और नी के जो कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, कुछ पेल्विक एक्सरसाइजेस होते हैं, कुछ योग एक्सरसाइजेस होते हैं, वो बैठे जितना कर सकते हैं उतना करें। और दवाएं, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो कुछ दवाएं हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन पेन किलर से परहेज करें। जी, बहुत ही सही तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं। यदि आपका भी आर्थराइटिस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, गठिया से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर उमा कुमार, जो एक्सपर्ट हैं रूमेटोलॉजी की, और आज का हमारा सवाल है आर्थराइटिस सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। तो हमारे साथ हमारे अगले मैसेज जुड़ चुका है। रघुविंदर सिंह चड्ढा लिख रहे हैं सुभाष नगर से। इनका पूछना है, क्या आर्थराइटिस का इलाज से ठीक हो सकता है या ये लाइलाज है, और इसका इलाज कितना लंबा चलता है? देखिए, आज के टाइम में आर्थराइटिस की बीमारी पूरी तरह ट्रीट हो सकती है और इसका पूरा इलाज संभव है। और लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो इसकी दवाएं होती हैं वो ज्यादातर उम्र भर लेनी पड़ती हैं। जैसे कि मरीज डायबिटीज की दवाएं, ब्लड प्रेशर की दवाएं, हार्ट की दवाएं उम्र भर लेता है, वैसे ही आप ये मान लें कि गठिया की दवाएं भी उम्र भर चलती हैं ज्यादातर मरीजों में, लेकिन उनकी संख्या कम हो सकती है, उनकी डोज कम हो सकती है। एक पूछ रहे हैं जगदीश बजाज, कहते हैं घुटनों के दर्द में चूना खाने की भी सलाह दी जाती है, क्या ये सही है? नहीं, मैं कहूंगी कि अगर घुटने का दर्द हो रहा है तो जिन लाइफस्टाइल मेजर्स की हमने बात करें वो ज्यादा आपको फायदा देंगी। चूना खाने से घुटने का दर्द कैसे ठीक हो सकता है? जी, इसके अलावा एक और सवाल है, इन्होंने सुनैना ने लिखा है कि मेरा सन जो है वो लोअर बैक पेन्स को, वो 29 साल के हैं और 15-16 साल की उम्र से वो लोअर बैक पेन में कंप्लेन कर रहे थे, और इनके पेन जो है अभी भी कंटिन्यू है और काफ़ी ट्रीटमेंट करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बढ़ रहा है। और उनकी डिजिटली क्रिएटिव जॉब है, तो क्या उन्हें जॉब चेंज करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इनको रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि 15 साल की उम्र में जो कमर में दर्द शुरू हुआ वो अभी तक बना हुआ है। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें ऐसी परेशानी हो जाती है, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम के दौरान बात की स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस की। इसके अलावा अगर उसकी वजह से नहीं है, वो कंडीशन रूल आउट हो जाती है, तो और भी बहुत सारी वजह होती हैं जिसमें यंग एज में इस तरह की परेशानी होती है, उनका जानना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसी तकलीफ निकल कर आती है, ऐसी बीमारी निकल कर आती है जिसमें जॉब का चेंज करना एक जरूरत बन जाए, तो बेशक वो करना चाहिए, लेकिन उससे पहले इनको रूमेटोलॉजिस्ट की सलाह लेकर और फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई बीमारी निकले और उस दवा लेने से ये बिल्कुल ही ठीक हो जाए इनका बेटा। सपना लिख रही है शिमला से, सपना विक्रम। इन्होंने बोला है कि मेरी मदर इन लॉ को दोनों पैरों में दर्द रहता है, लेग्स में भी पेन होता है, और कभी कभी लेग्स पर वो वेट नहीं ले पाती। 10 साल पहले उनके दोनों घुटनों का रिप्लेसमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी वो ऑन एंड ऑफ पेन किलर लेती हैं और हाई बीपी की भी मेडिसिन लेती हैं। चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं आता, तो क्या करना चाहिए?
देखिए, लोग सोचते हैं कि रिप्लेसमेंट करा दिया तो बस हमारा काम खत्म। अब जैसे कि पहले अपनी हमारी जीवन शैली थी वैसे ही जीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आपने जिस वजह से भी रिप्लेसमेंट कराया हो, चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, बहुत जरूरी है कि जो जोड़ के आसपास की मांसपेशियां हैं उसको मजबूत किया जाए। जो आपकी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, कुछ लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको मजबूत किया जाए अपने डाइट से। तो जो लाइफस्टाइल है, वेट ना बढ़ाया जाए, वेट को रेगुलेट करना जरूरी है। तो इस तरह की चीजें अपने लाइफ में जरूर मेंटेन करके रखें। रिप्लेसमेंट हो गया है तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रिप्लेसमेंट होता है जॉइंट का, तो जो साइनोवियम होती है, एक झिल्ली होती है जोड़ की, अगर उसका कोई भी टुकड़ा, कोई भी कंपोनेंट एक थोड़ा रह गया है तो उसमें सूजन हो जाती है दोबारा। तो उसकी वजह से हो सकता है कि जोड़ में फिर से पानी भर जाए और आर्थराइटिस की समस्या हो जाए। तो ये कभी कभी हो जाता है, लेकिन अमूमन ये सोचें कि रिप्लेसमेंट के बाद फिर से जॉइंट में आर्थराइटिस हो गई, वो सच बात नहीं होगी। लेकिन दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनको जिन्होंने रिप्लेस किया है जाके इनको बताना चाहिए जिससे कि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो सके। मैम, इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल आया था परिधि का दिल्ली से। इन्होंने भी यही पूछा था कि ऑस्टियो आर्थराइटिस इनकी मदर इन लॉ को है पिछले 8 साल से, जिनकी उम्र 58 साल है। तो क्या आप उन्हें सर्जरी रेकमेंड करेंगी, और क्या सर्जरी के बाद ये चांसेस ऑफ रीअकरेंस हैं आर्थराइटिस के? देखिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस एक जॉइंट तक कन्फाइंड नहीं होती, ये डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है और वेयर एंड टेयर हर जॉइंट में होती है। तो क्या हर जॉइंट में दर्द है तो हर जॉइंट बदला जाएगा? नहीं, क्योंकि ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरी चीज, अगर किसी को घुटनों का गठिया है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्पेस बहुत कम हो गई है, बहुत सारे और इंडिकेशंस होते हैं रिप्लेसमेंट के, वो सब मौजूद हैं, तभी जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। क्योंकि जो अपना ओरिजिनल जॉइंट है, आर्टिफिशियल जॉइंट उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर किसी को रिप्लेसमेंट की जरूरत है, जो कि आपका डॉक्टर जानता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन जानता है कि किसमें रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो रिप्लेसमेंट जरूर कराना चाहिए। पेन से मुक्ति मिल जाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, और ऑब्वियसली जो मूवमेंट है जॉइंट पे वो भी इम्प्रूव होता है, और काफी इम्प्रूव हो जाता है आजकल जिस टाइप के इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं। खाली एक ये है कि आपका जो सर्जन है वो अच्छा होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम दिल्ली में रहते हैं और ऐसे ही मेट्रो सिटीज में और जो लोग रहते हैं उनके दिमाग में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि पॉल्यूशन बहुत है एनवायरनमेंट में और एयर क्वालिटी भी बहुत खराब है। तो क्या आर्थराइटिस और पॉल्यूशन में कुछ संबंध है? मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने इससे जुड़ी हुई कोई रिसर्च भी की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, बहुत संबंध है, और ये अब विदाउट एनी डाउट प्रूव हो चुका है। बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। जो पहले लोग सोचते थे कि एयर पोल्यूशन से सिर्फ सांसों की बीमारी होती है, लेकिन अब तो आप देखिए हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज सभी में लिंक किया जा रहा है। ऐसे ही जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, क्योंकि जो हमारी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उनकी एक मेजर वजह ऑटो इम्यून डिजीजेस होती है, चाहे वो रूमेटॉइड हो चाहे ल्यूपस हो। तो PM 2.5 पार्टिकल्स जो होते हैं उनका डायरेक्ट एक संबंध देखा गया है आर्थराइटिस से, क्योंकि हमारे लंग्स में जाके वो कुछ सेलुलर चेंजेस लाते हैं सेल्स में, और वो जो प्रोटीन है जिसमें चेंज आ जाता है वो बॉडी परसीव करती है एज फॉरेन बॉडी, और वो मिमिक करती है हमारे जॉइंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके एक प्रोटीन का। तो फिर जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो उसको परसीव करते हैं फॉरेन बॉडी की तरह, तो ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो वो दोनों वो खिलाफ काम करने लगते हैं जॉइंट के जो सेल्स होते हैं, मैं बोलूंगी, और डैमेज करने लगते हैं उनको। तो एयर पोल्यूशन और ऑटो इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। इसके अलावा जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है तो उसमें देखा ये गया है कि उससे हमारा क्लाइमेट चेंज तो ऑब्वियसली वो भी लिंक्ड है। तो विटामिन डी जो है वो भी की डेफिशिएंसी भी देखी गई है कि वो भी पॉल्यूशन माना से जा रहा जुड़ी है। जी जी, कहीं ना कहीं। तो समय हमारे पास बहुत कम है, चलते चलते आप आज के प्रोग्राम का कुछ टेक अवे हमारे श्रोताओं को शॉर्ट में बता दीजिए 1 मिनट में कि आर्थराइटिस से कैसे बचें जिंदगी भर। देखिए, टेक अवे में मैं एक तो ये कहना चाहूंगी, हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता। अगर आपको गठिया है इसका इलाज हो सकता है और पूरी तरह ठीक हो सकता है, आप अगर जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं और सही समय पर सही दवाओं से आपका इलाज शुरू हो जाता है तो। और उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि मोटापा ना बढ़ने दें और
अपने खान पान का ध्यान रखें, एक न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड हेल्दी डाइट होनी चाहिए और बाहर के फूड को अवॉइड करें, जंक फूड बिल्कुल भी ना लें। फिजिकल एक्टिविटी जारी रखें, एक्टिव रहेंगे, जॉइंट्स को यूज करें, अब्यूज ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा कुमार, आप हमारे स्टूडियो में आई। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रोमेटोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली में। आर्थराइटिस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, इस पर हमने विस्तार से बात करी। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो healthairdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए शालिनी मित्तल और रश्मि को स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।